उसकी गर्दन पकड़नी चाहिए कि नहीं पकड़नी चाहिए? एकदम यकीनन। जिस दिन मैं माइनॉरिटीज कमीशन का चेयरमैन बना, पहला लेटर जारी किया, बेचैनी बढ़ गई और कोई बचने नहीं जा रहा जिसने वक्फ की जमीन बेचा है। नकेल डालकर जेल ठोकवाऊंगा, इलेक्शन बीत जाए। एनएसजी नेशनल जनरल सेक्रेटरी जेडीयू के वो वाहिद चेहरा जो दक्षिणदा सितारे हैं, अपने आप में एक महारत भी रखते हैं और फन से लबरेज है। हमारे बीच है वो गुलाम रसूल बलियावी साहब। एक मर्द मुजाहिद की तरह जब वो मैदान में आते हैं तो फिर अलग अंदाज, अलग बयानी होती है। लोग उन पर फिदा भी हैं और आलिमों के लिए एक रहबर भी है, कौम के लिए भी एक रहबर है। उनसे बात करते हैं आखिर इस हसाए के इस सरजमीन पर चल कर के आना बाइस क्या, वजह क्या रही, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत खैर मकदम है साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले यही उत्सुकता है, गुलाम रसूल बलियावी साहब जब इलाके में दौरा करते हैं तो यह मर्द मुजाहिद जब आ कर के यहाँ अंगड़ाई लेते हैं, हज़ारों के तादाद को एकदम कुछ उलट फेर कर देते हैं, ये अपना असर छोड़ देते हैं। तो यह मर्द मुजाहिद उस वक्त जब के वक्फ वाला कानून चल रहा था, इलाके में कहीं दिखाई नहीं देते हैं, कहीं दुबके हुए हैं। ये इलाके की लड़ाई नहीं है, देश की लड़ाई है ना। बिल्कुल। और जो लोग यही नहीं जानते कि भागलपुर ज़िला में वक्फ की प्रॉपर्टी कितनी है और किस पर कितना कब्जा किसने किया है, मालूम है किसी को? रिसर्च वाली बात है। 2300 बीघा ज़मीन, 2300 बीघा ज़मीन, 23 बीघा नहीं, 2300, 2300, 2300 बीघा ज़मीन वक्फ है। लेकिन उस ज़मीन का इस्तेमाल न किसी कॉलेज के लिए, न किसी हॉस्पिटल के लिए, न किसी स्कूल के लिए, न किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट के लिए। कब्जा किसका है? कब्जा तो वक्फ वालों का होगा उस पर। कब्जा है मुतवल्ली का, कब्जा है सिगरेटी का, कब्जा है उन लोगों का जो लोग वक्फ की ज़मीन का अपने निजी काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये बताइए, आपके भागलपुर शहर में वक्फ की मेन मार्केट में, मेन सिटी में ज़मीन बिकी है। बिल्कुल, मार्केट में ही। अब ये बताइए कि वक्फ की ज़मीन बेचने वाला कोई महेश तो नहीं था? बिल्कुल नहीं। कोई अब्दुल्ला तो नहीं था? मुतवल्ली मुसलमान, सिगरेटरी मुसलमान, तो वक्फ की ज़मीन बिकी कैसे? चालबाजी की। उसकी गर्दन पकड़नी चाहिए कि नहीं पकड़नी चाहिए? एकदम यकीनन। जिस दिन मैं माइनॉरिटीज कमीशन का चेयरमैन बना, पहला लेटर जारी किया, बेचैनी बढ़ गई और कोई बचने नहीं जा रहा जिसने वक्फ की ज़मीन बेचा है। नकेल डालकर जेल ठोकवाऊंगा, इलेक्शन बीत जाए। इसलिए आप इलाके में खोज रहे हैं, शेर इलाके में नहीं रहता, दंगल में रहता है। एक चीज़ है कि जेडीयू के इसी सेशन में, जो कि 20 से 25 वाली सेशन है, ये तमाम लोग गवाह हैं इस बात के कि जहां सिर्फ खुशी को लेकर के जिस ईदगाह में जाना चाहिए था, लेकिन नीतीश जी के उन चेहरे के बदौलत बांह पर काली पट्टी बांध के जाते हैं और एक आ भरे अंदाज में जो है ना दुआ करते हैं। तो फिर वही नीतीश क्यों चाहिए जो कि काली पट्टी बंधवा दे? एक बात हम आपसे पूछें, एनआरसी की लड़ाई हुई थी ना? बिल्कुल। एनआरसी हो गई, स्टे है अभी तक। आसाम में बहुत हल्ला हुआ। कोई बोलता था 30 लाख है मुसलमान घुसपैठी, कोई बोलता था 20 लाख है। और जब सर्वे हुआ तो आ गया कि उन्हीं की बिरादरी आ गई 13 लाख। अब कोई दाम ले रहा है? लेकिन इसमें तो परेशान टाइट तो मुस्लिमों को करना चला था, भाग्य से वो टाइट हो गए, वो अलग बात है। लेकिन मेन मुद्दा तो मुस्लिम ही थे ना। अरे कहाँ आप मुद्दा बना रहे हो? जिसके बाप दादा की हड्डियां गड़ी हैं उसको आप डराओगे? बिल्कुल नहीं। उसको आप दिखाओगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी लड़ाई इसकी नहीं, हमारी लड़ाई इसकी, हमारे बच्चों के हाथ में कलम चाहिए। जब तक हमारे बच्चों के हाथ में कलम नहीं आएगा, जो चाहेगा वो डरा लेगा।
और ले दे करके कोई कोढ़ी के थूक के डर से हम शहर छोड़ देंगे? अच्छा, सही बात। कोढ़ी डरावे थूक से हम मैदान छोड़ देंगे? जब तक ये खौफ और भय नहीं निकलेगा, उस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक मेरे बच्चे पढ़ेंगे नहीं। एक इंडिया गेट है, जब उसका हम दर्शन करने जाते हैं, एक लंबी फहरिस्त होती है, मुसलमान ही मुसलमान नजर आते हैं उसमें फहरिस्त में, जो शोहदा है आज़ादी के करीब करीब के। लेकिन उसी को जब नज़रअंदाज करके इसी मुसलमान कौम को नमक हराम, जिहादी कहा जाता है, गद्दारे वतन कहा जाता है, तो फिर जो है नीतीश कुमार जी सांठ गांठ करते हैं सिर्फ इक़्तिदार और कुर्सी को बचाने के लिए। ये आपको गलतफहमी है, दूर कर दीजिए। हमको आप गद्दारे वतन कह दीजिएगा, हम मान लेंगे? वो तो रहा है। अरे हमारी हुब्बुल इतनी कमजोर है, हमको सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट बांटने वाला कौन है? कोई मुंह से बक दे हम मान लें? फिर टिकट कौन दे रहा है पाकिस्तान? अब 1 मिनट मान लीजिए, हमारा मुद्दा वो नहीं है जो आप लेकर आए हैं। अच्छा, हमारा एजेंडा वो नहीं है जिसकी तरफ आप ले जाना चाहते हैं। हमारा एजेंडा ये है कि हमारे बच्चों को सुरक्षा के साथ नौकरी तालीम कैसे मिलेगी। आपको जो बकना हो बकते रहिए, आपको जो कहना हो कहते रहिए, आपके कहने से मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके कहने पर हम चलेंगे तो हम 2 टेक चल सकेंगे, फिर तो हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे ना। एक अल्लाह से डरने वाली कौम को कुत्ता बिल्ली से डराने की गलती कोई ना करे। ये इसमें एक चीज़ है, नीतीश कुमार जी ने अब तक जो अल्पसंख्यक खास के लिए जो किया है, जो एकदम बहुत ज़बरदस्त काम किया, चाहे तालीमी क्षेत्र हो, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सारे चीज़ों में किया है यह सारे चीज़। लेकिन कहा जाता है कि एक जंगल राज को सामने ला करके दूसरा जंगल राज या 15 सालों वाली खास करके स्टार्ट किया गया है, तो फिर इस खाई को कैसे पाटेंगे? और फिर वही उमर रशीदा हो चुके हैं नीतीश जी, तो कैसे चलेंगे सर? आप उनसे मिले हैं? उमर रसीदा हो गए हैं? मैं खुद पर्सनल मिला हूँ एक बार। ये इतना काम कौन कर रहा है? उन्हीं के हाथों। तो अगर वो उमर रसीदा हो गए तो इतना काम कैसे कर रहे हैं? एनर्जेटिक होंगे अभी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? नीतीश कुमार को ज़्यादा प्रेस और मीडिया से कभी बात करते देखा? उनका काम बोलता है, वो नहीं बोलते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। बेहद शुक्रिया बाइट देने के लिए।